पिछले क्लास में हम लोग निषेचन के बारे में पढ़ रहे थे। निषेचन के बारे में पढ़े थे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करता है, आपस में मिलता है, उसी को निषेचन कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। नर युग्मक के बारे में बात करें तो शुक्राणु का बात करते हैं, मादा युग्मक अंडाणु का बात करती है। यही दोनों आपस में जब मिल जाता है निषेचन कहा जाता है। और ये भी चर्चा किए थे ये दोनों मिलता कहाँ पे है, तो ये फुलोपियन नली में मिलता है, जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं हिंदी में। तो ये अंडवाहिनी में मिलता है। अंडवाहिनी कहाँ पे पाया जाता है, तो मादा के जनन अंग में पाई जाती है। ये भी हम लोग चीज़ें चर्चा कर चुके हैं कि अंडवाहिनी जो होता है वो मादा के जनन अंग में पाया जाता है। यही यहाँ पे नली जो होता है, यहाँ पे यही अंडवाहिनी नली होता है, ये वाला। तो इसी अंडवाहिनी में ही क्या होता है, दोनों आपस में मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक, जिसको हम लोग मिलने की घटना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कहते हैं। बात क्लियर है। उसके बारे में हम लोग कुछ ये सब चीज़ें भी चर्चा कर चुके थे, कैसे शुक्राणु ऐसे आसानी से नहीं मिल पाता है, शुक्राणु को वहाँ पर उससे मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे इसमें निषेचन में। तो निषेचन की क्रिया के पहले अंडाशय से अंडा निकलकर अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि निषेचन होने के पहले क्या होता है, तो जो अंडाशय होती है उसी से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अंडाशय का आकृति नहीं दिखाया गया, इसी से अंडाशय क्या होता है निकल के कहाँ पे आता है, तो फुलोपियन नली में आता है, अंडवाहिनी में पहुँचता है। इसकी एम्पुला से निषेचित हो जाता है। और इसकी एम्पुला से क्या होता है, ये यहाँ पर जो आता है तो इसको हम लोग एम्पुला बोल रहे हैं, निषेचित हो जाता है। निषेचन के पूर्ण क्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। तो ये किस प्रकार से कंप्लीट होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ एक एक चीज देख लेते हैं। एक सफल शुक्राणु का सिर 12 होकर नर प्रोकेंद्रक बनाता है। तो सबसे पहले ये जो सफल शुक्राणु जो यहाँ तक पहुँच पाता है, देखो यहाँ तक ये शुक्राणु पहुँचा हुआ है, तो यहाँ तक जो शुक्राणु पहुँच पाता है उसके लिए एक सफल शुक्राणु मतलब जो सफल हो पाता है यहाँ तक पहुँचने में। इसलिए हम पढ़े थे कि आते आते बहुत सारे शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो सफल शुक्राणु होता है, तो इसका जो सर होता है वो कैसा होता है, प्रोकेंद्रक होता है, उसको हम लोग प्रोकेंद्रक कह रहे हैं। ठीक है। अंडा मतलब अंडाणु, परिवर्तित अंड कोशिका, मियोसिस 2, दो डिवीजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अंडाणु का दो डिवीजन हम लोग देखे थे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 की क्रिया को पूरा कर द्वितीयक ध्रुव पिंड तथा मादा प्रोकेंद्रक का निर्माण करता है। तो वहां पर भी देखे थे जब मियोसिस 2 का क्रिया होता है, तो मियोसिस 2 का जब क्रिया होता है हम लोग बताए थे कि जब मियोसिस 2 होता है तो उसमें दो कोशिका का निर्माण होता है या दो केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं ध्रुव पिंड, एक को बोलते थे ध्रुव पिंड और एक को बोलते थे मादा केंद्रक। ठीक, तो ये दो केंद्रक का निर्माण होता था और दोनों केंद्रक यहाँ पे क्या होता था, अर्धसूत्री विभाजन करता था। क्या होता था, अर्धसूत्री विभाजन होता था। ठीक, तो उसी चीज के यहाँ पर बात किया जा रहा है। नर और मादा प्रोकेंद्रक, अब देखो नर का भी केंद्रक हो गया और मादा का भी प्रोकेंद्रक हो गया, तो दोनों एक दूसरे की ओर जाता है। इसका भी केंद्रक, इसका भी केंद्रक, केंद्रक आपस में मिलना चाहिए दोनों का। इनका केंद्रीय आवरण नष्ट हो जाता है। अब जो देखो, अब दोनों का जो केंद्रक है, मान लो कि ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, तो ये अगर शुक्राणु है तो इसका भी जो केंद्रक होगा, इसका भी जो केंद्रक होगा और इसका भी जो केंद्रक है, दोनों आपस में मिलना चाहिए, तो एक दूसरे की ओर जाता है। ये केंद्रक ही एक दूसरे की ओर जाता है और इनका केंद्रीय आवरण नष्ट हो जाता है। तो दोनों का केंद्र के ऊपर जो आवरण होता है नष्ट होता जाता है, दोनों आपस में क्या होता है, विलय हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार बनी कोशिका को कोशिकाओं का नर तथा मादा लिंग कोशिका कहते हैं। अब ये दोनों आपस का केंद्रक जब मिल गया, ये दोनों मिलकर, मान लो कि ये दोनों आपस में मिलकर ऐसा बना दिया, जब ये ऐसा बन जाएगा तो विलय हो जाएगा। विलय मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। तो मिलने के बाद जो यहाँ पे बनता है, मिलने के बाद जो कोशिका का निर्माण होता है, ये दोनों को मिलने के बाद, ये नर शुक्राणु और अंडाणु के यहाँ पर मिलने के बाद जो कोशिका का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं और उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, या हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट कहा जाता है। ठीक, तो इंग्लिश में हम लोग इसको जाइगोट कहते हैं।
अब देखो ये दोनों का केंद्रक आपस में मिला है, तो इसका केंद्रक भी कैसा था, अगुणित था, इसका भी केंद्रक क्या था, अगुणित था। और दोनों आपस में यहाँ पर जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाता है। तो दोनों का आपस में मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। द्विगुणित मतलब कोशिकाओं की संख्या फिर से ये 46 हो जाता है। ये कितना हो गया था, 23 था। 23 इसीलिए हुआ था कि मिलने के बाद फिर से जो यहाँ पर बच्चे का जिससे जन्म होगा उसका गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाए, 46 हो जाए। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यह याद रखना है, मिलने के पहले जो था तो ये इसको हम लोग बोल रहे थे नर युग्मक, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, युग्मक कह रहे थे। और इसको भी क्या कह रहे थे, इसको मादा युग्मक कह रहे थे। लेकिन जब मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो कभी कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करता है, पूछ देता है कि युग्मनज का गुणसूत्रों की संख्या बताए। नर युग्मनज का गुणसूत्रों की संख्या 43 ऑप्शन 43 भी दिया रहेगा, 23 भी दिया रहेगा, 46 भी दिया रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, अगर युग्मक कहेगा तब 23 होगा और युग्मनज कहेगा तब कितना होगा, 46 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसमें पुनः मिटोसिस का विभाजन द्वारा आगे परिवर्तन की क्रिया प्रारंभ होती है। देखो बार बार बताते आ रहे हैं, ये दो प्रकार के विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं। ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है। मिटोसिस में गुणसूत्र की संख्या आधा नहीं होता। अब जितना है 46 है तो 46 ही रहेगा। अब जब ये युग्मनज बन जाता है, मान लो कि यहाँ पर ये मिल गया, मिलने के बाद यहाँ पर युग्मनज बन गई, ये फ्लोपियन नली में ही मिलता है। और जब युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया, तब ये क्या करता है, जाइगोट बनने के बाद इसमें विभाजन शुरू होता है। विभाजन होके पहले तो ये एक कोशिकीय रहता है, लेकिन विभाजन होके ये क्या होने लगता है, कि परिवर्तन होने शुरू हो जाता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब जाइगोट कहीं पर भी बोलेगा तो ध्यान रखना है, जाइगोट को युग्मनज ही कहते हैं। तो जाइगोट जो बना है, जाइगोट किसको बोलते हैं, जब दोनों युग्मक आपस में मिल गया, अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद जो संरचना तैयार होता है उसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट की संरचना शिशु के लिंग के निर्धारण पर निश्चित करती है। अब ये शिशु का लिंग जाइगोट जो बना उसी से पता चलता है कि शिशु का लिंग क्या होगा, और नर बच्चे का जन्म होगा कि मादा बच्चे का जन्म होगा। नारी में क्रोमोसोम की स्वभावता, अब इस बात को हम आगे भी चर्चा करेंगे कि जो नारी होते हैं, जो मादा होते हैं, तो मादा में जो गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र जो होता है, अगर हम लोग जनन अंग का बात करेंगे तो जनन अंग में जो कोशिका होता है, तो उसमें जो गुणसूत्र होता है वो कैसे होता है, 44 प्लस XX होता है मादा जनन अंग में। अगर नर का बात करेंगे तो नर जनन अंग में क्या होता है, 44 प्लस XY होता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। लेकिन जब इसका मियोसिस विभाजन होता है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है 22 प्लस X, और ये बनता है 22 प्लस Y। और इसका अगर बात करेंगे तो ये बनता है 22 प्लस X और ये 22 प्लस X बनेगा। अब मान लो जब निषेचन की घटना होगा, मान लो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों शुक्राणु का पार्ट है, और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अंडाणु का पार्ट है, ये दोनों अंडाणु का पार्ट है। अब इस केस में हो सकता है कि ये जो शुक्राणु है इस वाले अंडाणु से अगर मिला, इस केस में 22 प्लस 22 कितना, 44 हो जाएगा, और X और X मिलके यहाँ XX बन जाएगा। इस केस में जो बच्चे का जन्म होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में बच्चे का जन्म होगा वो क्या हो जाएगा, लड़की का जन्म होगा। लेकिन अगर ऐसा भी चांसेस है कि ये वाला शुक्राणु इस वाले अंडाणु से मिला, तो इस केस में भी 22 प्लस 22 44 और X मिलकर क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, लड़की का ही जन्म होगा। लेकिन अगर ये वाला शुक्राणु इस वाले अंडाणु से मिलेगा तो 22 प्लस 22 44 हो जाएगा, और यहाँ Y है और यहाँ X है, तो मिलकर XY का निर्माण कर लेगा, तो 22 प्लस XY बन जाएगा। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो इस केस में लड़के का जन्म हो। या इससे अगर ये मिला तो इस केस में भी 22 प्लस 22 कितना, 44, और Y और X मिल रहा है तो XY हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, तो लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है गुणसूत्र में। गुणसूत्र के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि जो शिशु का जन्म होगा वो लड़का होगा कि लड़की। ठीक, इस प्रकार से ये डिसाइड किया जाता है। ये हम लोग को हाथ में नहीं रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कौन किससे मिलेगा ये हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये इंसानों द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है।
अब ये जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो आगे का जो प्रोसेस होता है, आगे का प्रोसेस विखंडन मतलब टूट टूट कर क्या हो जाता है, बड़े बड़े कोशिकाओं में बदलते जाता है, मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाता है। और एक उसमें अवस्था होता है मरूला, और फिर एक अवस्था आएगा ब्लास्टोलिस्ट का निर्माण होना। तो ये सब चीज़ का हमें मरूला का और ब्लास्टोलिस्ट का निर्माण होता है, और कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आगे बात करेंगे तो सबसे पहले अंडा निषेचित अंडा का मतलब क्या है कि वो क्या युग्मनज मतलब जाइगोट, या अंडा निषेचित हो चुका है तो उसको मतलब जाइगोट कहेंगे। होने के तुरंत बाद उसमें क्या होने लगता है, समसूत्री विभाजन। तो इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन मतलब अब 46 जो गुणसूत्र हो चुका है, तो इसका अगर विभाजन होकर 2 कोशिका में भी बदलता है तो अब सबका गुणसूत्र कितना रहेगा, 46 ही रहेगा। उसी को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुकोशिकीय जीव का जन्म देती है। अब देखो पहले तो ये एक कोशिकीय बना, ये क्या बना, एक कोशिकीय बना, लेकिन हमको पता है कि इंसान जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, तो उसी का विभाजन शुरू होता है। विभाजन शुरू होकर बहुकोशिकीय का रूप लेना शुरू कर देता है। तो विभाजन की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। विखंडन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। जब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, तो इस तरह से विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग विखंडन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसका विभाजन होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना, जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, उसी का विभाजन ये शुरू होता है। 1 से 2, 2 से 4 या 2 से 8 भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब ये बढ़ते जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जाइगोट, ये उसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज का विभाजन पूर्ण रूप से होता है। तो ये जो विभाजन होता है ये कंप्लीट विभाजन होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। इसे सामान्य हम लोग क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक कहते हैं। जो विभाजन की क्रिया होता है इसको सामान्य नाम से हम लोग क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक, यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है, इस प्रक्रिया जब जो विभाजन की प्रक्रिया शुरुआती में होता है वो कहाँ पे होता है, तो अंडवाहिनी में ही होता है। कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी में ही होता है। मतलब जब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे नर जननांग का आकृति हम बनाए, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नर जननांग का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर आकृति को देखेंगे, हम अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि जो अंडवाहिनी होता है, मतलब अंडवाहिनी होता है, अगर यहाँ पर ही ये जाइगोट का निर्माण किया गया है, यहाँ पर ये युग्मनज का निर्माण हुआ है, यहाँ पर ये युग्मनज का निर्माण हुआ है। तो जो यहाँ पर ये युग्मनज का निर्माण हुआ है, ये इसी नली के अंदर क्या होता है, इसका विभाजन शुरू होता है, इसका विखंडन शुरू हो जाता है। इसी नली के अंदर क्या हो जाता है, इसका विभाजन, इसका विखंडन शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना था। अंडवाहिनी के अंदर ही ये क्या हो जाता है, इसका विभाजन शुरू होता है। ठीक है, आगे का क्रिया देखते हैं। आगे अब क्या होता है, तो यहाँ पर विभाजन होना शुरू होता है। युग्मनज का प्रथम विभाजन जंतु ध्रुव के अल्पक्रिय ध्रुव तथा वर्धित ध्रुव की ओर लंबवत अक्ष पर होती है। तो ये लंबवत अक्ष पर होती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इसका अक्ष कैसे विभाजन हुआ है। मान लो कि ये एक कोशिका है, तो ये विभाजन जो हुआ है इसके लंबवत अक्ष पर हुआ है। देख सकते हैं बीच से ये 2 कोशिकाओं में क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, इसका लंबवत विभाजन देखने को मिलता है। फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखो पुत्री कोशिका मतलब ये जो कोशिका था, ठीक है, ये जो कोशिका था इसको मातृ कोशिका कहते हैं। जिससे जो कोशिका बनता है, इससे ये 2 कोशिका का निर्माण हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मातृ कोशिका कहते हैं। और ये जो 2 बने इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। 1 से 2 कोशिका का निर्माण हुआ। जब ये 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं। जब 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब 1 कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं ब्लास्टोमियर। इस बात को ध्यान में रखना। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। आगे का अगर प्रक्रिया देखेंगे,
इस प्रकार अनेक लगातार विभाजन के बाद, ऐसे ही बहुत सारा विभाजन होते जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब ये बोल रहा है कि 16 कोशिका की अवस्था में यह आ जाता है तो यह क्या कहलाता है, सहतूत फल की तरह दिखाई देता है। जब ये 16 की अवस्था में, यहाँ पर देख सकते हैं ये 16 कोशिका का निर्माण कर चुका है, तो जब 16 कोशिका का निर्माण कर चुका है इसका आकृति जो दिखता है कैसा दिखता है, जो सहतूत के फल होते हैं उसके जैसा इसका आकृति दिखाई देता है। जो सहतूत के फल होते हैं उसके जैसा इसका आकृति दिखाई देता है, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे जो कह रहा है कि इस प्रकार अनेक लगातार विभाजन, ये तो हो गया। प्रारंभिक भ्रूण के इस परिवर्धित अवस्था को, अब ये जो परिवर्तन हो कि ये जो 16 कोशिका का निर्माण किया गया है, ये जो परिवर्तन होकर 16 कोशिका का निर्माण किया गया है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुला कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुला कहते हैं। तो इसी अवस्था को हम लोग यहाँ पर मॉडुला कहते हैं। जब ये 16 कोशिका का, देखो जब 1 से 2 कोशिका का निर्माण किया गया था, जब 1 से 2 कोशिका का निर्माण किया गया था तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो इसको हम लोग इसको हम लोग क्या कह रहे थे, ब्लास्टोमियर कह रहे थे। इसको हम लोग ब्लास्टोमियर कह रहे थे। इस जब 16 कोशिका का निर्माण कर लिया तो इस अवस्था को, इस वाले रूप को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो मॉडुला कह रहे हैं। इस वाले रूप को मॉडुला कह रहे हैं। और इसका आकृति का बात करेंगे, ये कैसा दिखता है, तो एक फल के जैसा आकृति दिखता है। सहतूत के जो फल होता है उस प्रकार के इसका आकृति देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें टर्म थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, इसलिए एक एक चीज़ बता रहे ध्यान में, आप लोग जब पढ़े तो अच्छे से समझ में आ सके। और आगे क्या क्या होता है मॉडुला, और आगे क्या क्या करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मॉडुला के बारे में दिया हुआ है, मॉडुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के बाद, अब जो मॉडुला बन जाता है तो मॉडुला में कितना कोशिका बन जाता है, तो 16 हो जाता है। ठीक है, अब इसका कोशिका का लगातार विभाजन के बाद ये कोशिकाएं ये दो भागों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कोशिकाएं लगातार इसका विभाजन होते रहता है उसके बाद भी। तो मॉडुला का विभाजन अब शुरू होता है और लगातार विभाजन होते रहता है, और ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये कोशिकाएं 2 भागों में, जैसे एक परिधीय एक आंतरिक कोशिका का समूह बन जाता है। एक परिधीय मतलब उसके ऊपर का, परिधीय मतलब क्या होता है, उसके साइड का, और एक आंतरिक कोशिका का समूह में बढ़ जाता है। ये परिधीय कोशिका पुनः विभाजित के फलस्वरूप, जो परिधीय कोशिका होता है, जो ऊपर वाला होता है, जो परिधीय कोशिका होता है, इसका पुनः विभाजित होता है। अब पुनः विभाजित होके विभाजित के फलस्वरूप क्या बनाता है, तो बाह्य ट्रोपोप्लास्ट का निर्माण करता है। बाह्य ट्रोपोप्लास्ट या ट्रोपोएक्टोडर्म कहा जाता है, इसको ट्रोपोएक्टोडर्म कोशिका बोला जाता है। तो बाह्य ट्रोपोप्लास्ट का निर्माण करता है। तो ये जो बाहर वाला कोशिका होता है ये पुनः विभाजित होके एक क्या निर्माण करता है, तो ये बाह्य ट्रोपोप्लास्ट का निर्माण करता है। ये सभी कोशिकाएं 4 फीटल अथवा बाह्य भ्रूण झिल्ली जैसे का निर्माण करता है। तो ये 4 फीटल का निर्माण करता है। ये जो बाहर वाला जो है, तो ये जो ब्लास्टोप्लास्ट कोशिका है ये 4 फीटर का निर्माण करता है। 4 फीटर के रूप में क्या क्या रहता है, उलवाओ क्या रहता है, जिसको एमनियन कहते हैं। एक होता है जयारु, जिसको कोरियन कहते हैं, और एक होता है आपरा, जिसको आपरा कोशिका कहते हैं, एक होता है पीतक कोश। तो ये 4 चीज़ों का निर्माण करता है। ये 4 चीज़ों का निर्माण करता है। तथा आपरा, इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपरा का भी आता है। तो आपरा के बारे में भी ध्यान में रखना है। आपरा का निर्माण करती है, और इसके विपरीत आंतरिक कोशिका, अब जो अंदर में कोशिका होता है, अभी हम लोग बाहर के बारे में बात कर रहे थे, तो जो अंदर में कोशिका होता है, तो आंतरिक कोशिका का समूह वास्तविक भ्रूण का निर्माण करता है। पर जो अंदर वाला कोशिका होता है ये वास्तविक भ्रूण का निर्माण करता है। अब ये भ्रूण क्या होता है, तो यही भ्रूण क्या होता है कि ये धीरे धीरे बच्चे का रूप लेता है। यही भ्रूण जो होता है ये क्या करता है, बच्चे का रूप लेता है। जो आंतरिक कोशिका होता है यही क्या करता है, तो वास्तविक भ्रूण का निर्माण करता है। अब भ्रूणीय परिवर्धन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें धीरे धीरे बच्चे का निर्माण हम लोग शुरू हो जाता है। अब
अगर ब्लास्टोप्लास्ट कोशिका का बात करेंगे, इसका 4 चीज़ों में बट गया था ब्लास्टोप्लास्ट कोशिका, अभी हम लोग देखे थे 4 चीज़ों में क्या क्या चीज़ों में बटा हुआ था, तो एमनियॉन में और कोरियन में और आप्रा में तथा पीतक कोश में, ये 4 चीज़ों में बट गया था। ठीक, तो ट्रोपोप्लास्ट कोशिका एक प्रकार का तरल पदार्थ का स्रावित करता है। अब ये जो ट्रोपोप्लास्ट कोशिका होता है, ट्रोपोप्लास्ट कोशिका होता है, ये एक तरल पदार्थ का स्रावित करता है। तरल मतलब तो जानते हैं जो पानी के जैसा हो, तो तरल पदार्थ का स्रावित करता है जो ब्लास्टोलिसिस नामक गुहा को भर देता है। अब देखो, ब्लास्टोप्लास्ट कोशिका के अंदर एक गुहा होता है, खाली स्थान होता है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं तब? ब्लास्टोसील गुहा होता है, ये उस तरल पदार्थ जो होता है उसी में जाकर ये भर देता है, इसको ये पूरा फुलफिल कर देता है। तो ब्लास्टोसील युक्त भ्रूण की इस अवस्था को जब ब्लास्टोसील जब भीतर से वो भर जाता है, तो उस तरह से जो बना भ्रूण होता है उसको हम लोग ब्लास्टोलिस्ट कहते हैं या ब्लास्टोकार्निक वेसिकल कहते हैं। ठीक है, निषेचन क्रिया के अब बताया जा रहा है कि अब निषेचन की क्रिया के 1 सप्ताह बाद क्या होता है। तो निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोलिस्ट गर्भाशय की भीतरी, ब्लास्टोलिस्ट जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लास्टोलिस्ट गर्भाशय के भीतरी सतह से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो जो ब्लास्टोलिस्ट होता है, जो ब्लास्टोलिस्ट किसको बोल रहे हैं? जब ब्लास्टोलिस्ट पदार्थ जो गुहा में भर जा रहा है, जो पदार्थ जो गुहा में भर जा रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लास्टोलिस्ट कर रहे हैं। जो ब्लास्टोलिस्ट होता है वो गर्भाशय के भीतर के सतह पर क्या होता है? चिपक जाता है। अब भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक दीवार से संबंधित होने की इस क्रिया को ही, अब देखो, जब ये चिपक जाता है किससे? गर्भाशय के दीवार से भ्रूण। अब देखो, ये पता है गर्भाशय की भीतरी सतह पर एक जाके चिपक जाता है। अब ये चिपकाने में मदद करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आते हैं, 1 सप्ताह बाद यहाँ पर क्या होता है, उसी को हम लोग आरोपण कहते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अभी तक हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो यहाँ से इसका यही कोशिका था, निश्चित अंडा था। ये धीरे धीरे चलना यहाँ से शुरू करता है और धीरे धीरे चलते चलते ये 8 कोशिकाओं का रूप ले लेता है। ये कितना? 8 कोशिकाओं का रूप ले लेता है। और ये जब इसके अंदर एक पदार्थ भर जाता है ब्लास्टोलिस्ट, तो जब ब्लास्टोलिस्ट भर जाता है तो यहाँ ये गर्भाशय के पास आता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये गर्भाशय के पास धीरे धीरे आकर यही पदार्थ क्या करते हैं? यहाँ चिपकाने में मदद करता है। तो ये गर्भाशय में आकर यहाँ पर क्या होता है? चिपक जाता है। गर्भाशय में यहाँ पर बच्चा पलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये चिपक जाता है। जब ये आके यहाँ पर चिपकने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो आरोपण कहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके पश्चात, मतलब इसके बाद परिवर्धन के अगले क्रम में भ्रूण 3 जनन परत बनाता है। अब इसके बाद ये तो अब इसको हम भ्रूण बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग भ्रूण कह रहे हैं। अब ये भ्रूण जब बन जाता है, तो जब भ्रूण बन जाता है तो अब यहाँ से फिर से इसमें परिवर्तन होना शुरू होता है, फिर से इसमें वृद्धि होना शुरू होता है और वृद्धि होकर इसमें 3 लेयर का निर्माण करता है। कितना? 3 लेयर का निर्माण करता है। तो इसमें 3 लेयर का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें इसके अपने ऊपर 3 लेयर का निर्माण करता है। तो ये अपने ऊपर 3 लेयर का निर्माण करता है। ठीक है, ये भ्रूणीय अवस्था में अपने ऊपर 3 लेयर का निर्माण होता है और ये बाद में भी हम लोग के ऊपर, स्किन के ऊपर ये लेयर देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है? तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, क्या होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये 3 लेयर में विभाजित हो जाता है, ये 3 लेयर में बट जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, जब ये अगला इसका पड़ाव जो आता है भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय में जब इसमें भ्रूण का विकास होने लगता है, तो ये 3, इसके ऊपर 3 परत बनता है। 3 परत में ये विभेदन हो जाता है, इसका 3 परत में बट जाता है। ये पूरा भ्रूण 3 परत में बट जाता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है,
एक्टोडर्म मतलब बाह्य परत होता है, एक अंतर परत होता है और एक मध्य परत होता है। ठीक, मध्य परत को मेसोडर्म कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप, जब निषेचन के फलस्वरूप स्त्री जो होती है मादा मानव के शरीर में अनेक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जब निषेचन की घटना हो जाता है तो जो माँ होती है, मादा होती है, उनके शरीर में अलग अलग परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पित्त हासिल होने के बाद बजाय वृद्धि पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नामक स्राव का जारी रहता है। लेकिन ये निषेचन की घटना होने के बावजूद भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते रहता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते रहता है। इस हार्मोन का प्रभाव गर्भाशय के अंत स्तर पर काफ़ी बढ़ता है। जो इसका अंत स्तर होता है, 3 को स्तर हम लोग अभी पढ़े थे ना, तो गर्भाशय का अंत स्तर, ये अंत स्तर पहले से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक मोटा परत बनाता है गर्भाशय के अंदर, उसको हम लोग अंत स्तर बोलते हैं। तो ये अंत स्तर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वह वृद्धि मोटी होना जारी रहता है। तो ये जो अंत स्तर होता है वो मोटी होते रहता है, किसके कारण? ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है स्रावित होने के कारण। अब यह गर्भाशय अंत स्तर परिपक्व होकर निश्चित अंडाणु को ग्रहण करता है। जो निश्चित अंडाणु होता है उसी को ये क्या करता है? ग्रहण करता है, वो अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर आके बोले थे ये चिपक गया, तो ये कहाँ पे आके चिपकता है? तो ये जो अंत स्तर होता है गर्भाशय का, वहीं पर आके ये चिपकता है। युग्मनज लगभग 4 दिन बाद, अगर 4 दिन के बाद का बात करेंगे तो जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, 4 दिन बाद क्या देखने को मिलता था? ऋतुस्राव के 13वें दिन गर्भाशय अंत स्तर के अंत स्थापित हो जाता है। जब यहाँ पे मान लो कि निषेचन घटना होता है तो उसके 4 दिन बाद बोले, जो लास्ट जो ऋतुस्राव हुआ था, लास्ट जो पीरियड हुआ था उसके 13वें दिन बाद बोले, तो ये दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। उस टाइम तक ये जो अंडाणु होता है ये अंत स्तर तक जाकर स्थापित हो गया रहता है, जो युग्मनज बना हुआ रहता है। युग्मनज के गर्भाशय के अंत स्तर में अंत स्थापित होने के साथ ही स्त्री में गर्भता आ जाता है या गर्भ धारण हो जाता है, या इसको हम लोग प्रेगनेंसी भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भ धारण शुरू हो गया है, जब गर्भाशय में वो पहुंच जाता है तब। उसके बाद जो होता है, पितांग पिंड द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण न तो गर्भाशय का अंत स्तर, अब अभी तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित हो ही रहा है, और इसके कारण गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है हासिल होने पाता है, मतलब अंत स्तर खत्म नहीं हो पाता है, अंत स्तर खत्म भी नहीं होता है और न ही ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये 2 चीज़ों का काम करता है कि एक तो अंत स्तर को खत्म नहीं होने देता है और साथ साथ ऋतुस्राव को भी क्या करता है, मतलब ऋतुस्राव मतलब क्या, जो पीरियड होता है, मासिक चक्र जो चलता है, तो उसको भी ये क्या करता है? रोक के रखता है। तो इसको भी क्या करता है? ये रोक के रखता है। ऐसे स्थिति को गर्भवता या गर्भवती हम लोग कहते हैं, या प्रेग्नेंट स्त्री हम लोग उसको कहते हैं। गर्भवता के साथ ही ऋतुस्राव और अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि ऋतुस्राव मतलब वही मासिक चक्र खत्म हो जाता है, और साथ ही जब गर्भ धारण हो जाता है, मासिक चक्र नहीं होता, मतलब पीरियड नहीं होता है, और अंडोत्सर्ग भी नहीं होता। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? जो अंडाशय से अंडाणु का निकलना, फॉलोपियन नली में जाना, ये भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो फिर से ये दोनों चीज़ें शुरू हो जाता है, ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है और अंडस्तर भी अंडस्तर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और ऋतुस्राव भी क्या हो जाता है? जारी हो जाता है। ठीक है, आगे जो है, तो आगे जो युग्मनज के गर्भ निर्माण, युग्मनज से जो गर्भ का निर्माण हुआ, गर्भ धारण हुआ, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पीछे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, इसमें उसको और थोड़ा सा डिटेल में करके दिया हुआ है। तो अगर बात करेंगे युग्मनज से गर्भ का निर्माण, तो युग्मनज के बार सूत्रीय विभाजन, हम लोग देखे थे ना, युग्मनज को बार सूत्रीय विभाजन होते से 16 कोशिका तक पहुंच गया था, जिससे वह अनेक कोशिकाओं संरचना बन जाती है। जिससे हम लोग जब बहुत सारे संरचना उसमें आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, या कोटर कहते हैं, कोटर पुटी या पोषक कोरक कहते हैं। यह कोटर पुटी ही गर्भाशय के अंत स्तर में अंत स्थापित हो जाती है। तो ये भी चीज़ हम लोग देखे थे, ये जाकर गर्भाशय के अंत स्तर में यह स्थापित हो जाती है। कोटर पुटी फिर विभाजित होते रहता है, अपरिवर्तित होकर विभेदित होकर
अंतोगत्वा गर्भ फीटर बनाती है, वास्तव में गर्भ लघु रूप मानव होता है। तो वही जो गर्भ में जाके ये पलने लगता है, तो गर्भ में जो पलने लगता है बच्चा, वो मानव का ही एक रूप होता है, लेकिन उस टाइम वो उतना भी बड़ा नहीं हुआ रहता, उसका सब कोई भी अंग अभी आया हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसी को हम लोग बोलते हैं कि यही एक छोटा सा क्या ये मानव का रूप है। अगला जो इसमें टॉपिक है, अपरा का निर्माण और गर्भ पोषण के बारे में पढ़ना है कि अपरा का निर्माण, तो अपरा जो बनता है, अभी हम लोग देखें तो ऊपर चार चीज़ें 4 फीटर में बदल रहा था ना, तो उसमें अपरा भी था। तो अपरा का काम क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, अपरा का काम क्या होता है, और गर्भ पोषण किस प्रकार से, मतलब ये कैसे गर्भ को पोषण प्राप्त होता है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गर्भ पोषण और उसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पर क्लास को एंड करते हैं।